प्री हॉस्पिटल केयर ऑफ बर्न पेशेंट, ये पेशेंट को रेफर तो कर ही देना है, लेकिन उससे पहले उसकी क्या केयर की जा सकती है कि पेशेंट को बचाया जा सकता है उस बर्न जहाँ पर जो है वो बर्न प्रोसेस चल रहा है उसको वहां से रेस्क्यू किया जा सकता है। लेकिन इस चीज में अपना ख्याल रखना है कि जो रेस्क्यूअर है जो उसको बचाने गया है उसकी सेफ्टी का पहले ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज आपने बर्निंग प्रोसेस को स्टॉप करना है। लाइक आपने पेशेंट को निकाल तो लिया उस जगह से, लेकिन अब पेशेंट कपड़ों को आग लगी हुई है, तो उस केस में क्या करना है, ड्रॉप एंड रोल। ठीक है, ये गुड मेथड है कि उसको नीचे गिरा के उसको रोल करना है जिससे वो आग जो है वो बुझ जाएगी। थर्ड चीज होती है कि अदर इंजरीज को आपने देखना है। अदर इंजरीज में ना यहाँ पे ABCDE सबसे पहले आता है। आपने उसका एयरवे, उसके ब्रीदिंग, उसके सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी और प्रॉपर एक्सपोजर, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। ये ABCDE, उसको जैसे ही रेस्क्यू किया फौरन से ये आपने ABCDE वाला फार्मूला लगाना है। नेक्स्ट आपने कूल करना है उसके वोंड को। कूलिंग जो है वो 10 मिनट्स, 10 से 15 मिनट तक कूलिंग करनी होती है। इससे पेन भी रिड्यूस होती है, इससे जो डैमेज फर्दर होना होता है वो भी रुक जाता है। 15 डिग्री सेल्सियस पे हम कूल करते हैं। और ये भी देखना है कि उसको इतना नहीं कूल कर देना कि हाइपोथर्मिया ही हो जाए, सही है। नेक्स्ट जो है पेशेंट को ऑक्सीजन देनी है, जितने भी बर्न के पेशेंट है सबको ऑक्सीजन देनी है। और जो अगर लिम्ब का बर्न हुआ है ना तो उसको एलिवेट कर देना है, ठीक है। और अगर एयरवे का बर्न आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो पेशेंट को बिठा देना है, ना उठ के वो बैठ जाए, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास प्री हॉस्पिटल केयर। अब आगे देखते हैं कि पेशेंट को हम असेस कैसे कर सकते हैं। हम कैसे पता चलेगा कि ये जी इसकी कितनी परसेंटेज है जो बर्न हुई है, कितनी डेप्थ है, ये सारी चीजें असेसमेंट में आती हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि असेसमेंट में आपने प्राइमरी सर्वे किया ABCDE वाला, आपने उसको जो है वो रिससिटेट किया, आपने फिर सेकेंडरी सर्वे किया, कंप्लीट हेड टू टो एग्जामिनेशन, फिर ही आप उसको असेस करोगे ना। अब आप, मैं आपको कहूँ कितना बॉडी सरफेस एरिया बर्न है, आप सेकेंडरी सर्वे के बगैर तो नहीं बता सकते। आप उसको अनड्रेस करोगे, कंप्लीट हेड टू टो एग्जामिनेशन करोगे, तभी आप मुझे बताओगे कि इतना जो है वो परसेंटेज है, ठीक है। तो ये जरूरी है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले असेस करना है एयरवे को। सबसे पहले एयरवे को असेस करना है और मैनेज करना है, क्योंकि जो हॉट गैसेस होती है ना वो अपर एयरवे को बर्न कर देती हैं, जिसमें लैरिंग्स, नोज, पैलेट, इन सबको बर्न कर देती हैं। और लैरिंग्स को वो ऐसे करती हैं, जब लैरिंग्स का बर्न होता है तो लैरिंग्स में ना एडीमा हो जाता है। अब जो लैरिंग्स का एडीमा है वो ये नहीं है कि फ्यू मिनट्स में ही हो जाएगा, सही है। वो कोई टाइम लगाता है कुछ घंटों का, लाइक 4 से 24 आवर्स का, 10 घंटे के बाद होगा, 12 घंटे के बाद होगा, इतना टाइम वो लेता है। तो जब आप देखो ना, आपको सस्पेक्ट करो कि पेशेंट का एयरवे जो है वो बर्न हुआ है, आप उसको फौरन से पहले एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर दोगे, ठीक है। ये प्रेफर्ड ये चीज होती है, इंटरवेंशन होती है कि आप उसको एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर दो, उसके एयरवे को सिक्योर कर दो, क्योंकि अभी तो एडीमा नहीं हुआ लेकिन कुछ घंटों में एडीमा हो जाएगा। और जब एडीमा हो गया तब अगर आपने ये एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करने की कोशिश की तो तब पेशेंट का तो फिर एयरवे पूरा बंद हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसीलिए उसका वेट करने से पहले ही आपने इंट्यूबेट कर देना है। और अगर आप ना कर सके, पेशेंट आपके पास आया ही लेट है या आपका माइंड इस तरफ नहीं गया और पेशेंट का एडीमा, लेरेंजियल एडीमा डेवलप हो गया आफ्टर फ्यू आवर्स, तब आप सिर्फ क्रिकोथायरोडोटमी कर सकते हो। अब आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आपने क्रिकोथायरोडोटमी कर देनी है, ठीक है। एक और चीज बताऊंगी कि जो लेरेंजियल एडिमा की कुछ सिम्टम्स होती हैं, जिनमें आता है होर्सनेस ऑफ वॉइस या स्ट्राइडर या रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, ये सिम्टम्स जो है ना ये बड़ी लेट डेवलप होती हैं। लेरेंजियल एडिमा जो है वो डेवलप होता है 2 से 24 आवर्स में, और ये जो सिम्टम है ये 48 आवर्स के बाद आती है। तो आपने इन सिम्टम्स का बैठ के इंतजार नहीं करना होता, आपने उसका एयरवे जो है उसको एनोट्रिकल ट्यूब की मदद से सिक्योर करना होता है। अच्छा, ये मैंने सारा एयरवे का बता दिया। अब आपने क्या करना है, उसका उसको जो है वो चेस्ट, मतलब अगर इनहेलेशनल इंजरी हो ही गई है, आपने एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर दी, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप पेशेंट को वार्म ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दोगे, नेबुलाइजर्स दोगे, असिस्टेड वेंटिलेशन दे सकते हो, और चेस्ट फिजियोथेरेपी होगी। अब मैं यहाँ पर इनहेलेशनल इंजरी के आपको ना 2 से 3 पॉइंट बताऊंगी कि इनहेलेशन, व्हाट इज इनहेलेशनल इंजरी। इनहेल्ड स्मोक पार्टिकल्स कैन कॉज केमिकल न्यूमोनाइटिस एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। तो जो हॉट गैसेस होती हैं वो अपर एयरवे बर्न करवा देती हैं, जो स्टीम है वो लोअर एयरवे को एडिमा करवा देती है, और जो इनहेल्ड स्मोक पार्टिकल्स हैं वो जाकर न्यूमोनाइटिस करवा के रेस्पिरेटरी फेलियर करवा देते हैं। इसके साइंस क्या हैं? पेशेंट अगर आपके पास आए और आपको नोज और ओरोफेरिंक्स के एरिया में बर्न लगे तो सबसे इंपॉर्टेंट साइन यही है, क्योंकि अगर नोज के एरिया में ओरोफेरिंक्स के एरिया में बर्न है तो इसका मतलब है अंदर स्मोक गई होगी ना। अच्छा, दूसरी, अगर आपने चेस्ट रेडियोग्राफ किया और आपको पैची कंसोलिडेशन नजर आ रही है लंग्स में, तो ये दूसरा साइन है। फीचर्स की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि पेशेंट आपके पास जो फीचर्स के साथ आता है ना एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के, वो हॉर्सनेस और वो सारा कुछ, तो अगर इनहेलेशनल इंजरी में देखा जाए तो पेशेंट में फीचर्स हो सकते हैं कि रिस्पायरेटरी एफर्ट उसको ज़्यादा लगानी पड़ रही है, उसका रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज कर गया है, पल्स उसकी जो है वो राइजिंग पल्स है, रेट इंक्रीज कर रहा है, एंजाइटी, कंफ्यूजन, ऑक्सीजन सैचुरेशन जब आपने पल्स ऑक्सीमीटर से देखनी है तो वो डिक्रीज है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये शो करती हैं इनहेलेशनल इंजरी को। जैसे ही आपने इसका डायग्नोसिस बना लिया, आपने फ़ौरन से पहले ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। ट्रीटमेंट में आपने
लाइक एयरवे तो आप सिक्योर कर चुके होगे, क्योंकि एयरवे तो हमने पहले सिक्योर कर लिया ना, इंट्यूबेशन कर दी। अब आपने क्या करना है, अब आपने पेशेंट को जो है वो नेबुलाइजर्स देने हैं, वार्म ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देनी है। अगर सिचुएशन नहीं ठीक हुई इन चीज़ों से तो आपने इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देनी है मास्क की मदद से। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो आपने पेशेंट को आईसीयू में ले जाना है और वहाँ पर इसको मैनेज करना है। सही हो गया। और हेपरिन इनहेल करवाते हैं यूजली पेशेंट को, क्योंकि ये फाइब्रिन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है, और ब्रोंकोडायलेटर्स भी दे देते हैं क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को भी रोकते हैं। तो ये इस तरह से हमने बात कर ली इनहेलेशन इंजरी की, ठीक है। क्योंकि ये डॉगर में ना ज़्यादा नहीं बताया इन चीज़ों के बारे में, तो मैं वहाँ आपको ऐड करवाती जा रही हूँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आ जाए जी बर्न साइज को हम कैसे असेस करते हैं। तो बर्न दो तीन तरीके हैं। पहले ही मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर जो है वो स्मॉल बर्न है तो आप पेशेंट के हैंड को यूज़ करते हो, उसकी मदद से आप असेस करते हो हैंड का एरिया के हिसाब से। और अगर लार्ज बर्न है तब आप यूज़ करते हो लार्ज बर्न के लिए ब्राउडर का जो मेथड है, लंदन ब्राउडर चार्ट, ये यूज़ किया जाता है। और अगर बात करें मतलब रूल ऑफ 9 की, तो वो जो है वो कोई कंप्लीटली एक्यूरेट मेथड नहीं है, लेकिन वो एक अप्रोक्सीमेशन के लिए यूज होता है, वाइडली यूज्ड होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम पैची एरियाज ऑफ बर्न को देखते हैं कि अगर पैची एरियाज हैं बर्न के तो हम क्या करते हैं, और स्मॉल बर्न है तो हम क्या करते हैं, हम पेशेंट का जो है वो हैंड का एरिया असेस करते हैं और पेशेंट के हैंड के इक्वल यानी पाम प्लस डिजिट्स दोनों को लेना है, उसके इक्वल जो बर्न का एरिया वो 1% काउंट होगा। अब ठीक है, अब हमने पेपर काट लिया उसके हैंड के हिसाब से, पेपर को हम रखते जा रहे हैं फिर ऐड करते जा रहे हैं, एक पेपर जहाँ पर आएगा कवर करेगा 1% है। अब आगे रूल ऑफ 9 की बात करते हैं। तो रूल ऑफ 9 जो है अप्रोक्सीमेट करता है ये बर्न को, और इसके लिए हम पूरी बॉडी को ना डिवाइड करते हैं सेगमेंट्स में। 11 सेक्शंस हम बॉडी के बनाते हैं। हेड एंड नेक, ये जो हेड एंड नेक के 9% हम देंगे इसको स्कोर अगर हेड एंड नेक बर्न होगा। राइट आर्म का 9% यानी 4.5% इंटीरियर, 4.5% पोस्टीरियर। लेफ्ट आर्म का भी इसी तरह से 9%। चेस्ट का 9% जो है वो मतलब चेस्ट का सॉरी 18% होता है फ्रंट का और 18% होता है बैक का। यानी अगर हम देखें चेस्ट प्लस एब्डोमेन पूरा फ्रंट देखें तो 18% और पीछे चेस्ट प्लस एब्डोमेन तो 18%, ठीक है। अपर जो है वो अच्छा ये तो कवर हो गया ना बैक का भी। राइट थाई का जो है वो अगर थाई और लेग का अलग अलग देखें तो 9% होता है एंटीरियर थाई का, 9% पोस्टीरियर का, और लेग का भी इसी तरह से होता है। अच्छा मुझे ना अभी क्योंकि मैंने ये कहीं पर लिखे नहीं हुए तो मुझे समझ नहीं आ रहा, हो सकता है मैं कोई मिस्टेक कर रही हूँ। आपने ना ये खुद से एरियाज देख लेने हैं परसेंटेज, ठीक है। तो अभी मुझे लग रहा है मैं मिस्टेक कर चुकी हूँ रूल ऑफ 9 में, लेकिन आपने इसको खुद से कर लेना है कवर, और ये आसान है, पिक्चर बनी हुई है उधर डॉगर पे, वहां से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। हम आगे चलते हैं, रूल ऑफ 9 से आगे बात करते हैं। अच्छा, आगे जो मैंने आपको चार्ट बताया था वो एक्यूरेट मेथड है। जब भी लार्ज बर्न होता है ना तो आप उस मेथड को यूज करते हो, एक्यूरेट मेथड है। उसमें जो है वो उसका भी एक अपना चार्ट है जिसको हम यूज करते हैं। वो चार्ट आपको याद करने की ऐसी जरूरत नहीं है, बस आपको ये एमसीक्यू के लिए पता होना चाहिए। और एक और चीज है कि उसमें ना एज का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एज के हिसाब से वो ना सरफेस एरिया को काउंट करते हैं। अगर आप चाहें तो उसकी कोई वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जी डेप्थ ऑफ बर्न को कैसे असेस करना है। तो इसके लिए कोई खास हमारे पास मेथड तो नहीं है डेप्थ ऑफ बर्न को असेस करने के लिए, लेकिन हम उसके फीचर्स देख लेते हैं। हमारे पास जो पेरेंट्स आ रही होती है उसके फीचर्स देख लेते हैं, उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं। वो फीचर्स मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हो रहा है कि जो कुछ हमने ना खुद से ही समझने की अप्रोक्सीमेशन लगाई हुई है कि अगर फैट का बर्न होगा तो वो डीप डर्मल होता है, अगर फ्लेम की वजह से बर्न हुआ है तो मिक्स्ड बर्न होगा, अगर कोई हॉट लिक्विड की वजह से बर्न हुआ है, स्कैल्ड फॉर्मेशन हुई है तो वो पार्शियल थिकनेस होता है, ठीक है, फुल थिकनेस नहीं होता। अल्कली का हमेशा फुल थिकनेस होता है, और इलेक्ट्रिकल बर्न भी फुल थिकनेस ही होता है क्योंकि बहुत हाई इंटेंसिटी होती है। एसिड का बर्न जो है वो डिपेंड करता है कि एसिड की कंसंट्रेशन वीक थी या स्ट्रॉन्ग थी। अगर वीक एसिड था तो सुपरफिशियल बर्न होगा, स्ट्रॉन्ग था तो डीप डर्मल होगा। उसके बाद मैंने कहा था कि क्लिनिकल फीचर्स के हिसाब से हम इसकी डेप्थ देख लेते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने जो है ना वो बर्न को देखना है। अब आपने ये चेक करना है कि वहां पर एपिडर्मल इंटेग्रिटी है या नहीं है, निकोल्स की साइन करना है। अगर तो एपिडर्मल इंटेग्रिटी आपको नजर आ रही है तो कि बहुत माइनर सा बर्न होगा, ठीक है। और अगर एपिडर्मल इंटेग्रिटी आपको नजर नहीं आ रही तो आपको समझ निकोल्स के साइन भी पॉजिटिव है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये